अगर कोई कहे कि तुम्हारा दोस्त पहले ही मर चुका है और अब उसके शरीर में कोई और रहता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? आज की कहानी है एक ऐसे एग्जॉर्सिस्ट की जिसे खुद नहीं पता वो किस तरफ है। एपिसोड की शुरुआत एलन से होती है, जो हाल ही में लंदन पहुंचा होता है। उसके साथ एक अजीब सी उड़ने वाली चीज होती है जिसका नाम टीम कैंपी होता है। जिस गाड़ी से एलन सफर कर रहा होता है उसमें कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। रास्ते में वे लोग एलन से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ घूमने के इरादे से आया है। इस पर एलन साफ कहता है कि वो घूमने नहीं आया, बल्कि उसे एग्जॉर्सिस्ट हेडक्वार्टर जाना है। दूसरी तरफ हमें दो पुलिस अधिकारियों से मिलवाया जाता है। मो अपने साथी चार्ल्स को बताती है कि उन्हें इस चर्च के अंदर जाना होगा, क्योंकि इस जगह से कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। आसपास के लोकल लोगों का मानना है कि इन सब घटनाओं के पीछे यही चर्च जिम्मेदार है। इसलिए मो जोर देती है कि उन्हें अंदर जाकर जांच करनी चाहिए, लेकिन चार्ल्स इसके लिए मना कर देता है। वो मो को बताता है कि ये चर्च कर्स्ड है और इसके अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। इस पर मो कहती है कि वे पुलिस वाले हैं और उनका फर्ज है कि वे अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। आखिरकार दोनों चर्च के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चर्च के अंदर जाते ही अचानक चार्ल्स डर जाता है। वो घबराकर कहता है कि उसके पैरों के पास कुछ है। जब मुंह नीचे देखती है तो वहां सिर्फ एक बिल्ली होती है, लेकिन उसी पल अचानक कई सारे चमगादड़ उन दोनों की तरफ उड़ते हुए आ जाते हैं। ये नज़ारा देखकर दोनों ही बुरी तरह डर जाते हैं। इन्हीं चमगादड़ों के बीच से अचानक एक हाथ बाहर आता है और मो को पकड़ लेता है। जब सारे बैट वहां से उड़ जाते हैं तब पता चलता है कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि एलन का था। एलन खुद भी हैरान होता है कि इस जगह पर कोई इंसान मौजूद है। वो सफाई देते हुए बताता है कि वो तो बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से मो को पकड़ लिया। इसके बावजूद मो एलन को अरेस्ट कर लेती है और उसे इस जगह से जुड़े सारे र्यूमर्स और गायब हो रहे लोगों की सच्चाई बताती है। सब कुछ सुनने के बाद एलन कहता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो बिल्ली उसके मास्टर की फेवरेट है। इस पर मो उससे उसके मास्टर से मिलवाने को कहती है। एलन जवाब देता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसका मास्टर इंडिया में कहीं लापता हो गया है। अभी दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चार्ल्स की तेज चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही मो तुरंत भागकर उसके पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर मो देखती है कि चार्ल्स को किसी ने खंबे से बांध दिया है। दर्द के मारे चार्ल्स लगातार चिल्ला रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान बना होता है। कुछ ही देर बाद उसकी पूरी बॉडी अचानक गायब हो जाती है। जैसे ही उसका शरीर गायब होता है, वहां एक जहरीली गैस फैल जाती है। उस गैस को सांस के साथ अंदर लेने के बाद मो की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसी दौरान वहां एलन दौड़ता हुआ आता है और तुरंत मो के चेहरे पर एक कपड़ा रख देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि गैस को इनहेल मत करना, क्योंकि ये गैस जहरीली है। आसपास के हालात देखकर एलन कहता है कि अब वो पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता है कि ये सब अकुमा का काम है। अकुमा का नाम सुनते ही मो बेहोश हो जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने हेडक्वार्टर में पाती है। होश में आते ही मो लगातार एलन को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके जो सुपर सीनियर्स हैं उन्होंने एलन को पकड़ लिया है। सभी सीनियर्स को शक होता है कि चर्च में जो भी लोग गायब हुए हैं उसके पीछे एलन ही है। एलन खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि अगर वही सभी लोगों को गायब कर रहा होता तो वो एक पुलिस ऑफिसर की जान क्यों बचाता, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। सीनियर्स उल्टा उस पर शक करते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हारा एक हाथ पूरी तरह से खून में डूबा हुआ है। इस पर एलन शांत तरीके से जवाब देता है कि ये खून नहीं है, बल्कि उसके हाथ का नेचुरल कलर है। तभी एक सीनियर की नज़र उसके हाथ में मौजूद एक अजीब सी चमकती हुई चीज पर जाती है। वो उससे पूछता है कि ये क्या है, लेकिन एलन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद मो आगे आकर कहती है कि सर, एलन पूरे समय मेरे साथ ही था, इसलिए ये नामुमकिन है कि उसने चार्ल्स को मारा हो। तभी एक और पुलिस ऑफिसर भी सीनियर को जानकारी देता है कि सर, हमें चर्च में कई बुलेट्स के सेल मिले हैं, लेकिन हमने इस लड़के और इसके बैग की पूरी तलाशी ली है और हमें इसके पास से कोई गन नहीं मिली। उसकी राय में एलन निर्दोष हो सकता है। इसके बाद एलन खुद आगे आकर सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जिस चीज को आप लोग ढूंढ रहे हैं उसे अकुमा कहा जाता है, और उसके हाथ में ये जो चमकती हुई चीज है ये एक तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल वो अकुमा को खत्म करने के लिए करता है। एलन आगे बताता है कि वो एक ऐसे ग्रुप के साथ काम करता है जिन्हें एग्जॉर्सिस्ट कहा जाता है, और उनका एक ही मकसद है अकुमा को खत्म करना, क्योंकि अगर उन्होंने अकुमा को नहीं रोका तो अकुमा इंसानों को खत्म कर देंगे। लेकिन सीनियर्स उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं कहते हैं कि तुम्हारी बकवास बहुत हो चुकी है, तुम जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले वे ये शर्त रखते हैं कि फिलहाल एलन मोआ के साथ ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें मिलेनियम की झलक दिखाती है, जो एक शक्तिशाली डीमन होता है। वो अपने अकुमा से बात कर रहा होता है और आने वाले खतरनाक प्लान की ओर इशारा करता है। वहां वो आदमी अकुमा से कहता है कि उसका काम सिर्फ एक ही है, लगातार लोगों की जान लेना। यही उसका असली मकसद है। तभी अचानक मोआ वहां पहुंच जाती है।
इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो आदमी व्हीलचेयर पर बैठा है उसका नाम मार्क है। मार्क की शादी मोआ की बहन से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से शादी वाले दिन ही उसकी बहन की मौत हो गई थी। उसी दिन के बाद से मार्क बिल्कुल अकेला रहने लगा था। मोआ मार्क को थोड़ा हौसला देती है और कहती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे आगे बढ़ना होगा। इतना कहने के बाद मोआ ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वहां वो एक पुरानी किताब में अकूमा के बारे में पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो एलन से पूछती है कि उसे अकूमा के बारे में कितना पता है। मोआ बताती है कि उसने किताब में पढ़ा है कि अकूमा दरअसल एक तरह के डीमन माने जाते थे, जिन्हें लोग अपनी कल्पना से घड़ते थे। पुराने जमाने में लोग नेचुरल फ्लड्स या बीमारियों जैसी घटनाओं को डीमन का असर समझाने के लिए अकूमा की कहानियां बनाते थे। इस पर एलन कहता है कि जिस अकूमा की वो बात कर रहा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो असल में एक वेपन है, एक ऐसा हथियार जिसे इंसानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ज्यादातर अकूमा इंसानों का ही भेष धारण कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वे आसानी से पकड़ में ना आए। इतना कहते ही वहां मार्क आ जाता है और अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मोआ समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एलन अपनी दूसरी आंख से देखता है और उसे साफ दिखाई देता है कि मार्क के ऊपर किसी स्पिरिट का साया है। कुछ ही पलों बाद मार्क पूरी तरह अकूमा में बदल जाता है और मोआ पर हमला कर देता है। मोआ की जान बचाने के लिए एलन तुरंत बीच में आ जाता है। वो अपने हाथ से एक गोली पकड़ लेता है, लेकिन उस बुलेट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एलन उछलकर चर्च के अंदर जा गिरता है। उस गोली के अंदर जहरीली गैस भी भरी हुई होती है। धीरे धीरे वो गैस बिल्ली के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से बिल्ली की मौत हो जाती है। इसके बाद मोआ घबरा कर पूछती है कि आखिर मार्क के साथ हुआ क्या था। एलन उसे समझाता है कि ज्यादातर अकूमा किसी इंसान की मरी हुई बॉडी में ही घुसते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्क बहुत पहले ही मर चुका था और उसी शरीर को अकूमा इस्तेमाल कर रहा था। अब हम देखते हैं कि चर्च के अंदर पहले से ही कई पुलिस वाले मौजूद होते हैं। वे आते ही अकूमा पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एलन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और फिर अकूमा एक एक करके सभी पर हमला करता है और सबको मार देता है। अब यहां मोआ को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो अकूमा से चिल्लाकर पूछती है कि उन बेगुनाह लोगों की क्या गलती थी। वो कहती है कि अकूमा चाहे तो उन्हें जिंदा छोड़ सकता था। इस पर एलन उसे समझाता है कि ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अकूमा को इसी तरह डिजाइन किया गया है, उन्हें सिर्फ लोगों की जान लेना आता है। एलन आगे बताता है कि किसी भी अकूमा को काम करने के लिए उसके अंदर एक ह्यूमन सोल डाली जाती है। उस सोल को पूरी तरह अकूमा का क्रिएटर कंट्रोल करता है, खास तौर पर वो इंसान जो जिंदगी भर लोगों और अपनी लाइफ से नफरत करता रहा हो। मरने के बाद उसकी आत्मा अकूमा के लिए एक बेहद ताकतवर एनर्जी सोर्स बन जाती है। एलन कहता है कि वो साफ देख सकता है कि इस अकूमा के अंदर एक सोल ट्रैप मौजूद है, लेकिन वो सोल मार्क की नहीं बल्कि किसी औरत की है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोआ की बहन की शादी मार्क से होने वाली होती है, लेकिन शादी के दौरान अचानक ऊपर लगा झूमर नीचे गिर जाता है और उसी हादसे में मोआ की बहन की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मार्क पूरी तरह टूट जाता है और वो जिंदगी और भगवान दोनों से नफरत करने लगता है। तभी उसके सामने मिलेनियम प्रकट होता है। मिलेनियम मार्क को बताता है कि उसकी कंपनी ने एक मैजिकल बॉडी तैयार की है, जिसकी मदद से मरे हुए लोगों को वापस बुलाया जा सकता है। वो मार्क से कहता है कि उसे पता है कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया है और अगर वो चाहे तो इस बॉडी की मदद से अपनी पत्नी को वापस ला सकता है। मिलेनियम मार्क से कहता है कि उसे बस उस बॉडी को छूना है और अपनी पत्नी का नाम लेना है। ये सुनते ही मार्क बिना कुछ सोचे समझे उस बॉडी की तरफ बढ़ता है और अपनी पत्नी क्लेयर का नाम पुकारने लगता है। जैसे ही वो क्लेयर का नाम लेता है, उसकी आत्मा उस बॉडी के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी क्लेयर बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब वो एक अकूमा बन चुकी है और इस जगह से कभी निकल नहीं सकती। उसी पल मिलेनियम वहां आता है और अकूमा यानी क्लेयर को हुक्म देता है कि वो मार्क को खत्म कर दे। क्लेयर मार्क को मार देती है और उसके बाद उसी की बॉडी के अंदर प्रवेश कर लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है। यहाँ एलेन अपना हाथ एक खतरनाक वेपन में बदल लेता है और हकूमा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ हकूमा की पूरी बॉडी के अंदर डाल देता है और धीरे से कहता है कि उसे माफ कर देना, थोड़ा दर्द होगा लेकिन इसके बाद तुम शांति से आराम कर पाओगी। इतना कहने के बाद एलेन हकूमा की पूरी बॉडी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद क्लेयर की आत्मा आजाद हो जाती है। अंत में एलेन मोआ से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक मार्क और क्लेयर अब एक नई दुनिया में जा चुके हैं जहां वे दोनों साथ में खुश रहेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेन एग्जॉर्सिस्ट के सेंट्रल हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जिसे ब्लैक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इतना छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है।
तभी वहाँ उनका सुपीरियर कोमोई आ जाता है। कोमोई आते ही मजाकिया लहजे में कहता है कि क्यों ना इस बच्चे को नीचे धक्का दे दिया जाए। हालांकि वहाँ मौजूद लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई बच्चा इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है तो ज़रूर वो किसी ज़रूरी काम से आया होगा। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की ध्यान से देखकर कहती है कि उसके पास टिम कैम्पी है, और जहाँ तक उसे याद है टिम कैम्पी तो मार्शल मैरियन का होता है। इसी बीच एलेन गेट के पास पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसका नाम एलेन है और उसे मार्शल मैरियन ने यहाँ भेजा है। वो ब्लैक ऑर्डर के सुपीरियर से बात करना चाहता है। इसके बाद कोमोई से पूछा जाता है कि क्या उसे इस लड़के के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर गेट कीपर को आदेश दिया जाता है कि वो एलेन को स्कैन करे। जब गेट कीपर स्कैन करता है तो उसे ये समझ में ही नहीं आता कि एलेन इंसान है या अकूमा। हालांकि उसे एलेन के सिर पर एक कर्स्ड मार्क जरूर दिखाई देता है। इसी आधार पर वो फैसला सुना देता है कि ये लड़का एक अकूमा है। तभी ब्लैक ऑर्डर का एक एग्जॉर्सिस्ट वहां पहुंचता है जिसका नाम कांडा होता है। आते ही कांडा एलेन पर हमला कर देता है। एलेन अपने हाथ की मदद से उसकी तलवार को रोक लेता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उसके एंटी अकूमा वेपन पर एक गहरा कट लग चुका है। वो इसलिए चौंक जाता है क्योंकि आज तक कोई भी उसके हथियार को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इसके बाद एलेन कांडा से पूछता है कि वो उस पर हमला क्यों कर रहा है, जबकि वो भी एक एग्जॉर्सिस्ट है। कांडा तुरंत गेट कीपर से पूछता है कि क्या ये बात सच है। गेट कीपर जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता, क्योंकि स्कैन करने के बावजूद वो ये तय नहीं कर पाया कि एलेन इंसान है या अकूमा। इस पर कांडा गुस्से में कहता है कि अब बहुत हो चुका है और एलेन को अपनी सच्चाई बतानी होगी, वरना वो उसे यहीं खत्म कर देगा। तब एलेन उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा न करे। वो बताता है कि उसके मार्शल क्रॉस ने कांडा के सुपीरियर को एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा था। वो पूछता है कि क्या उसे वो लेटर नहीं मिला। ये सुनते ही कांडा अचानक रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोमोई तुरंत अपने आदमियों से कहता है कि जाकर उसके डेस्क को चेक करें। वो बताता है कि वहाँ उन्हें एक लेटर मिल जाएगा। सब लोग डेस्क चेक करते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें वो लेटर मिल भी जाता है। जब कोमोई उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें एलेन का नाम लिखा होता है। ये देखते ही कोमोई आदेश देता है कि उस बच्चे को अंदर आने दिया जाए। इसके साथ ही कांडा को भी बता दिया जाता है कि वो अपना हमला रोक दे। फिर गेट कीपर गेट खोल देता है। हालांकि इसके बावजूद कांडा अभी भी एलेन को अंदर जाने नहीं देता। तभी वहाँ लीना ली आ जाती है। वो कांडा और एलेन दोनों से कहती है कि जल्दी से गेट के अंदर चले जाओ, वरना वो गेट बंद कर देगी और दोनों को बाहर ही छोड़ देगी। इसके बाद लीना एलेन को अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर लीना पूरा हेडक्वार्टर दिखाने लगती है। वो बताती है कि एग्जॉर्सिस्ट कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, लाइब्रेरी कहाँ है और मेडिकल सर्विस किस जगह पर मौजूद है। जब एलेन ये सब देख रहा होता है तभी लीना उससे पूछती है कि उसके मास्टर कहाँ है। इस पर एलेन बताता है कि ठीक 3 महीने पहले वो अपने मास्टर के साथ इंडिया में था। वहीं मार्शल क्रॉस उसे ट्रेनिंग दे रहे थे और समझा रहे थे कि उसे आगे क्या करना है। उन्होंने उसे बताया था कि अगर वो एक अच्छा एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता है तो उसे ब्लैक ऑर्डर ज्वाइन करना होगा। इतना कहने के बाद मार्शल क्रॉस ने अपना टिम कैम्पी भी एलेन को दे दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने एलेन को बेहोश कर दिया और फिर वो इंडिया में कहीं गायब हो गए। ये कहानी सुनने के बाद लीना एलेन को कोमोई के पास लेकर जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि कोमोई और लीना आपस में भाई बहन हैं। इसके बाद कोमोई एलेन को मेडिकल रूम में लेकर जाता है। वो एलेन से कहता है कि उसे पता है कांडा ने उसके हाथ पर हमला किया था, जिसकी वजह से उसका हाथ काफ़ी डैमेज हो चुका है। वो उसे टेबल पर रखने के लिए कहता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। हाथ टेबल पर रखते ही कोमोई बताता है कि एलेन का नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और उसे रिपेयर करना पड़ेगा। फिर वो एलेन से पूछता है कि क्या वो अपने हाथ को एक्टिवेट कर सकता है। यहाँ हाथ से मतलब उसके वेपन से होता है। एलेन जवाब देता है कि हाँ, वो अपने हाथ को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, कुमोई कहता है कि एलन पैरासाइट टाइप का है। ये सुनकर एलन काफी कंफ्यूज हो जाता है। तब कुमोई उसे समझाता है कि जितने भी इंसान अपनी बॉडी को किसी वेपन में बदल सकते हैं, उसका एक खास टाइप होता है और एलन का टाइप है पैरासाइट, जो कि बेहद रेयर माना जाता है। इतना कहने के बाद कुमोई कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है और उनकी मदद से एलन की सर्जरी पूरी कर देता है। सर्जरी के बाद वो एलन को अपने साथ नीचे ले जाने लगता है। नीचे जाते समय कुमुई उसे बताता है कि पैरासाइट टाइप होने की वजह से वो इनोसेंस का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एलन को इनोसेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो सवाल पूछने ही वाला होता है कि तभी वे लोग नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे कुमुई एलन की मुलाकात कई लोगों से करवाता है और बताता है कि ये सभी लोग ब्लैक ऑर्डर के बॉस हैं, जिन्हें उन्हें रिपोर्ट करना होता है। वो कहता है कि अब देखा जाएगा कि एलन की पावर उनके लिए कितनी उपयोगी साबित होती है। तभी वहां एक अजीब सी क्रिएचर आती है जिसका नाम हेवलास का होता है। वो एलन को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके इनोसेंस की ताकत को जांचने लगती है। एलन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो घबरा जाता है। घबराहट में वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर हेवलास का तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारे नर्व्स अभी डैमेज्ड हैं, ऐसा करने से तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा। वो एलन को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी दुश्मन नहीं है। इसके बाद हेवलास का एलन को अपने पास लाती है और अपने सिर की मदद से एक नंबर दिखाती है। वो बताती है कि एलन का नंबर 83% है।
एलन पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हेवलास्का समझाती है कि 83% का मतलब ये है कि वो अपने वेपन के साथ 83% तक मर्ज हो सकता है। अगर ये प्रतिशत कम होता तो इसका मतलब ये होता कि एलन अपने वेपन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी हालत में वही वेपन उसकी बॉडी को अंदर से नष्ट कर देता। इतना समझाने के बाद हेवलास्का एलन को नीचे रख देती है और माफ़ी मांगते हुए बताती है कि किसी के इनोसेंस के बारे में जानने के लिए उसे छूना पड़ता है। इसके बाद एलन कुमोई से पूछता है कि वो उसे इनोसेंस के बारे में विस्तार से बताए। इस पर कुमोई कहता है कि जिस सच के बारे में वो बताने वाला है उसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये जानकारी सिर्फ ब्लैक ऑर्डर के सदस्यों और मिलेनियम को है, जो अकूमा को क्रिएट करता है। कुमोई बताता है कि इन सब की शुरुआत आज से ठीक 100 साल पहले हुई थी, जब इंसानों को एक सुनहरे रंग का क्यूब मिला था। उस क्यूब पर कुछ लिखा हुआ था। रिसर्च के दौरान पता चला कि उस क्यूब में भविष्य की भविष्यवाणियां दर्ज थी, जो पुराने जमाने के लोगों ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि आने वाले समय में डीमंस पूरी दुनिया पर राज करेंगे और इंसानों का कत्लेआम करेंगे, और उन डीमंस से बचने के लिए इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करना होगा। इसी वजह से इस क्यूब को गॉड क्रिस्टल कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये क्रिस्टल भगवान की देन है। आज के समय में उसी क्रिस्टल को इनोसेंस कहा जाता है। वो एलन को समझाता है कि इनोसेंस का एक छोटा सा टुकड़ा उसके लेफ्ट हैंड में मौजूद है, और जितने भी एंटी अकूमा वेपन हैं उन सभी में इनोसेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। कुमोई कहता है कि आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो क्यूब भगवान ने बनाया था या इंसानों ने, लेकिन जिसने भी उसे बनाया था उसी ने उस क्रिस्टल की मदद से मिलेनियम को हराया था। हालांकि इस लड़ाई में उनकी अपनी दुनिया भी तबाह हो गई थी। क्यूब में ये भविष्यवाणी भी लिखी थी कि मिलेनियम दोबारा वापस आएगा, क्यूब को पाने के लिए और इंसानों को खत्म करने के लिए। इसी वजह से ब्लैक ऑर्डर की स्थापना की गई थी। ब्लैक ऑर्डर के टॉप एग्जॉर्सिस्ट के पास उस क्यूब की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन आगे चलकर मिलेनियम ने अकूमा बनाए। जिस तरह इनोसेंस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उसी तरह अकूमा डार्क एनर्जी का उपयोग करते हैं। बाद में क्यूब को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया ताकि वो मिलेनियम के हाथ ना लग सके, और यही अब ब्लैक ऑर्डर का असली मिशन है, किसी भी हाल में क्यूब के सारे टुकड़ों को ढूंढना, इससे पहले कि मिलेनियम उन्हें हासिल कर ले। पूरी कहानी बताने के बाद कुमोई एलन से कहता है कि वो अब आधिकारिक रूप से ब्लैक ऑर्डर का हिस्सा है। वो ये भी बताता है कि हेवलास्का भी एक एग्जॉर्सिस्ट है। इसके बाद हेवलास्का खुद बताती है कि वो क्यूब से जुड़ी हुई है, और जब से इस दुनिया में इंसानों ने पहली बार बोलना सीखा था, तब से वो इस दुनिया में मौजूद है। वो एलन के लिए प्रार्थना करती है कि भगवान उसकी मदद करे ताकि वो सारे इनोसेंस को ढूंढ सके। अगले दिन हम देखते हैं कि एलन खाने के लिए डाइनिंग एरिया में पहुंचता है। वो शेफ को देखकर उसे नम्रता से ग्रीट करता है। शेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं और उससे पूछता है कि वो क्या खाना पसंद करेगा। एलन जवाब देता है कि वो कई सारी चीज़ें खाना चाहता है। शेफ हंसते हुए कहता है कि बस नाम बताओ, मैं सब बना दूंगा। एलन कई डिशेस के नाम ले लेता है। शेफ पूछता है कि वो इतना सब खा भी पाएगा या नहीं। इस पर एलन बेफिक्र होकर कहता है कि इसकी चिंता ना करे। तभी एलन का ध्यान पास में चल रही एक बहस की तरफ जाता है। वहां कांडा की एक फाइंडर से बहस हो रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फाइंडर का काम होता है किसी भी जगह की जांच करना कि वहां इनोसेंस मौजूद है या नहीं, और वहां कोई अकूमा तो नहीं है। वो फाइंडर गुस्से में कांडा से कहता है कि वो उनसे सम्मान से बात क्यों नहीं करता। फाइंडर ये भी कहता है कि वे भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि कई बार एक्सॉर्सिस्ट से भी ज्यादा जान गंवाते हैं। इतना कहते ही वो फाइंडर गुस्से में आकर कांडा पर हमला कर देता है, लेकिन कांडा आसानी से उसके हमले से बच जाता है और पलटकर उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे नीचा दिखाते हुए कहता है कि तुम लोग हमें सपोर्ट इसलिए करते हो क्योंकि तुम सब लूजर्स हो जो एक्सॉर्सिस्ट बनने में फेल हो गए थे, और क्योंकि तुम एक्सॉर्सिस्ट नहीं बन पाए इसलिए अब तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ती है। कांडा आगे कहता है कि इनोसेंस ने उसे चुना है, इसका मतलब है कि उसके पास उन सबसे ज्यादा ताकत है, इसलिए उसे जो अच्छा लगेगा वही होगा। वो साफ कह देता है कि फाइंडर्स को रिप्लेस करना बहुत आसान है, और अगर उनमें से कोई मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां एलन पहुंच जाता है। वो कांडा का हाथ पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे फाइंडर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन कांडा बेपरवाही से जवाब देता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। उसके मुताबिक फाइंडर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वे किसी अकूमा के हाथों मरे या उसके हाथों, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यह सुनकर एलन कांडा का हाथ और जोर से दबाता है। दर्द के कारण कांडा आखिरकार उस फाइंडर को छोड़ देता है। तभी वहां लीना आ जाती है और दोनों को लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। वो बताती है कि उन दोनों के लिए एक मिशन आया है। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुमोई वहीं सो रहा है। उसे जगाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो उठता नहीं। आखिरकार कोई उसके कान में कह देता है कि उसकी बहन ने शादी कर ली है। ये सुनते ही कुमोई तुरंत उठ जाता है और सीधा लीना के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जवाब में लीना उसे एक हल्की सी टपली मार देती है, जिससे कुमोई पूरी तरह होश में आ जाता है। होश में आते ही कुमोई उन्हें मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें इटली जाना होगा और वहां के साउथ पार्ट में इनोसेंस पाए जाने की सूचना मिली है।
लेकिन वो पहले ही चेतावनी दे देता है कि उस इलाके में अकूमा भी हो सकता है, क्योंकि अकूमा भी इनोसेंस की तलाश में रहते हैं। इसलिए उन्हें जल्दी जाना होगा, मिशन पूरा करना होगा और वापस लौटाना होगा। जाने से पहले एलन को वो कॉस्ट्यूम दिया जाता है जो हर एक्सॉर्सिस्ट पहनता है। उनके साथ एक फाइंडर को भी असाइन किया जाता है। इसके बाद वे लोग हेडक्वार्टर से निकलते हैं और ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में एलन को पता चलता है कि एक्सॉर्सिस्ट के लिए हमेशा पहले से ही फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया जाता है। सफर के दौरान एलन एक किताब पढ़ने लगता है जिसमें मिशन से जुड़ी सारी जानकारी होती है। वो पढ़ता है कि जिस शहर में वे जाने वाले हैं वो एक अबैंडन्ड सिटी है और उनका टारगेट एक भयानक आत्मा है जिसे घोस्ट ऑफ मटीरिया कहा जाता है। लेकिन एलन को अभी तक ये समझ नहीं आता कि आखिर घोस्ट और इनोसेंस के बीच क्या कनेक्शन है। तभी फाइंडर उसे समझाते हुए बताता है कि इनोसेंस एक नहीं बल्कि कई टुकड़ों में मौजूद है और ज्यादातर मामलों में ये टुकड़े किसी न किसी तरह इंसानों को मिल ही जाते हैं। इसके बाद इंसान इनोसेंस की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वो आगे बताता है कि जहां जहां इनोसेंस मौजूद होता है वहां किसी न किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर देखने को मिलती है। यही वजह है कि जब भी किसी इलाके से भूत प्रेत या अजीब घटनाओं की खबर आती है तो ब्लैक ऑर्डर फाइंडर्स को वहां भेजता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस जगह इनोसेंस है या नहीं। जहां तक घोस्ट ऑफ मटीरिया का सवाल है तो कहा जाता है कि मटीरिया नाम की एक सिटी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक वहां के सारे लोग गायब हो गए। उस शहर में बस एक ही इंसान था जो मरने के बाद भी वहां से कभी नहीं जा पाया। उसी आत्मा को घोस्ट ऑफ मटीरिया कहा जाता है। कहा जाता है कि वो आत्मा बेहद अकेली है और इसी अकेलेपन की वजह से अगर कोई भी इंसान उस शहर के आसपास भटक जाता है तो वो घोस्ट उसे अपनी तरफ खींच लेता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। हालांकि ज्यादातर लोग इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते हैं। इसी वजह से कई बार फाइंडर्स को महीनों लग जाते हैं ये कंफर्म करने में कि किसी जगह इनोसेंस है भी या नहीं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी में मौजूद सारे फाइंडर्स मिलकर दो अकूमा को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सिटी के अंदर बस यही दो अकूमा हैं, लेकिन तभी अचानक एक तीसरा अकूमा उन पर हमला कर देता है। यहीं पर घोस्ट ऑफ मटीरिया के साथ मौजूद फाइंडर्स को एहसास हो जाता है कि अब उनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। हालात को देखते हुए वे एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे घोस्ट ऑफ मटीरिया को एक बैरियर के अंदर बंद कर देते हैं ताकि उसे अकूमा से बचाया जा सके। इसके बाद कुछ फाइंडर्स वहीं रुक जाते हैं जबकि बाकी अकूमा से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि एलन, कांडा और बाकी लोग भागते हुए सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी एलन अपनी खास आंख की मदद से कहता है कि वो 3 अकूमा को देख सकता है। इतना ही नहीं, वो ये भी साफ देख पा रहा होता है कि उन अकूमा के अंदर कौन सी सोल फंसी हुई है। तभी कांडा एलन से सख्त लहजे में कहता है कि उसकी एक बात ध्यान से सुन लो। इस मिशन के दौरान अगर तुम्हें कुछ भी हुआ या तुम घायल हो गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मेरा काम सिर्फ मिशन को पूरा करना है और अगर मिशन के दौरान कोई मर भी जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय हम देखते हैं कि बाकी फाइंडर्स घोस्ट ऑफ मटीरिया की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अकूमा से लड़ रहे होते हैं। लेकिन फाइंडर्स ज्यादा देर तक अकूमा का सामना नहीं कर पाते। एक एक करके अकूमा सभी फाइंडर्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी एलन, कांडा और उनका साथी देख लेते हैं कि एक बैरियर के अंदर घोस्ट ऑफ मटीरिया को सुरक्षित रखा गया है। इसे देखकर कांडा कहता है कि फाइंडर्स ने बिल्कुल सही फैसला लिया। उन्हें अपनी जान बचाने से पहले घोस्ट ऑफ मटीरिया की जान बचानी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ एलन का दिल भारी हो जाता है क्योंकि उसकी नजर लगातार मरते हुए फाइंडर्स पर जा रही होती है। तभी एलन देखता है कि एक अकूमा सीधे एक फाइंडर पर हमला करने वाला है। बिना कुछ सोचे समझे एलन उसकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन कांडा उसका साथ नहीं देता। एलन के सामने एक फाइंडर घबराया हुआ खड़ा होता है और कांपती आवाज में कहता है, प्लीज मेरी जान बचा लो। लेकिन इससे पहले कि एलन कुछ कर पाता, अकूमा वहां पहुंच जाता है और उसी पल उस फाइंडर को मार देता है। ये दृश्य एलन के दिल को झकझोर देता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही पल एलन अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त हमले में एक अकूमा को खत्म कर देता है। उसी समय कांडा भी अपनी पावर दिखाता है और वो भी एक अकूमा को मार गिराता है। इसके बाद कांडा सीधे एक जख्मी फाइंडर के पास जाता है और ठंडे लहजे में कहता है, मुझे बैरियर का पासवर्ड बताओ। फाइंडर हैरानी से पूछता है, क्या आप मेरी जान बचाने आए हैं? कांडा बिना भाव बदले जवाब देता है, नहीं, तुम मरने वाले हो और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी मौत बेकार जाए, इसलिए पासवर्ड बता दो। पासवर्ड मिलते ही कांडा बैरियर खोल देता है और घोस्ट ऑफ मटीरिया को वहां से हटाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाता है। उधर दूसरी तरफ जब टीम का एक सदस्य एक अकूमा का ध्यान भटका रहा होता है, तभी अचानक एलन उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये अकूमा आम अकूमा जैसा नहीं होता। उसे पहले से अंदाजा लग जाता है और वो पीछे हट जाता है। अगले ही पल वो अपनी जबरदस्त डार्क पावर से एलन पर हमला करता है। ये देखकर एलन चौंक जाता है क्योंकि पहली बार उसका सामना इतने ताकतवर अकूमा से हो रहा होता है। इतना ही नहीं, एलन अपनी खास आंख से देखता है कि अकूमा के अंदर फंसी हुई सोल अब गायब हो चुकी है और उसी के साथ अकूमा का एक नया रूप सामने आता है। अब वो अकूमा बोल सकता है, सोच सकता है। ये देखकर एलन पूरी तरह हैरान रह जाता है।
क्योंकि आज तक उसने जितनी भी अकूमा से लड़ाई की थी उनमें से कोई भी कभी लेवल अप नहीं कर पाया था। डर और घबराहट के बीच एलन कांडा से मदद मांगता है, लेकिन कांडा साफ मना कर देता है। वो कहता है, तुम बिना किसी प्लान के सीधे अकूमा से लड़ने चले गए, अब इस अकूमा को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद एलन गहरी सांस लेता है और मजबूत आवाज में कहता है, ठीक है, तुम इनोसेंस का ध्यान रखो, मैं इस अकूमा को खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर कांडा फाइंडर को आदेश देता है, अकूमा पर नजर रखो, और अगले ही पल वो वहां से चला जाता है। अब मैदान में सिर्फ एलन और वो लेवल अप अकूमा बचते हैं। अगले ही सेकंड अकूमा एलन पर हमला कर देता है। एलन भी पूरी ताकत से पलटवार करता है, लेकिन कुछ अजीब था। एलन के हमले अकूमा को लग तो रहे थे, पर असर लगभग ना के बराबर। लड़ाई के बीच एलन को एक मौका मिलता है। वो तेजी से अकूमा के पीछे पहुंचता है और एक ही बार में उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन तभी एलन की आंखें फैल जाती हैं। ये बॉडी फेक थी, असली अकूमा वहां था ही नहीं। अगले ही पल एलन को अपनी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने वो ही खड़ा था, एलन खुद। अकूमा ने उसका रूप ले लिया था, न सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसकी पावर भी। अकूमा उसी हथियार से एलन पर हमला करता है और एलन बुरी तरह घायल हो जाता है। दर्द से कराहते हुए एलन पूछता है, तुमने ये कैसे किया? अकूमा मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरी पावर है, मैं अपने दुश्मन को कॉपी कर सकता हूँ, उसका रूप, उसकी ताकत, सब कुछ। और ये यूनिक पावर मुझे तब मिली जब मैंने लेवल अप किया। अब समझे, हर लेवल अप अकूमा को एक खास शक्ति देता है। इतना कहकर वो फिर से एलन पर टूट पड़ता है। दूर खड़ा फाइंडर ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अकूमा इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इधर एलन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अपनी ही पावर के खिलाफ लड़ रहा था और सच यही था, वो अपनी ही ताकत को हरा नहीं पा रहा था। अचानक अकूमा एक जबरदस्त हमला करता है और एलन को दूर फेंक देता है। एलन सीधे घर से टकराता है और पूरा घर उसके ऊपर गिर जाता है। चारों तरफ धूल और सन्नाटा छा जाता है। अकूमा को लगता है कि एलन अब खत्म हो चुका है। उधर दूसरी तरफ कांडा घोस्ट ऑफ मटेरिया से कहता है, अकूमा अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, एलन उसे अकेले नहीं हरा पाएगा, वो बहुत जल्द यहाँ तक पहुंच जाएगा और इससे पहले मुझे इनोसेंस चाहिए। तभी घोस्ट ऑफ मटेरिया अपना चेहरा दिखाता है। उसका चेहरा देखकर कांडा चौंक जाता है। तुम कोई स्पिरिट नहीं हो? घोस्ट शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ तुम सही हो, मैं एक डॉल हूँ, एक ऐसी डॉल जिसे इस शहर के लोगों ने बनाया था। और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। मटेरिया कभी एक खुशहाल सिटी थी, यहाँ हर कोई खुश था, हंसता था, जीता था। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई और सब कुछ बदल गया। उसके बाद हमारी सिटी में लोग लगातार मरने लगे, हर तरफ बीमारी फैल गई, हंसी गायब हो गई, दुख और सिर्फ दुख बचा। घोस्ट ऑफ मटेरिया धीमी आवाज में बोलता है, लोग टूट चुके थे, इसलिए उन्होंने मिलकर एक डॉल बनाई, एक ऐसी डॉल जो उनके लिए गाएगी, डांस करेगी और उन्हें थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भूलने पर मजबूर कर देगी। वक्त बीतता गया और मटेरिया में रहने वाले एक एक करके सब मर गए, लेकिन वो डॉल नहीं रुकी। वो अकेले ही गाती रही, नाचती रही, खाली शहर में। और तभी लोगों ने उसे नाम दिया घोस्ट ऑफ मटेरिया। इतनी कहानी सुनने के बाद कांडा सवाल करता है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले 500 सालों से यहाँ कोई जिंदा नहीं आया, तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? घोस्ट शांति से जवाब देता है, क्योंकि मेरे अंदर इनोसेंस है। ये सुनते ही कांडा की आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो इसका मतलब साफ है, वो कहता है, मुझे तुम्हें यहीं काटना होगा। इतने बड़े डॉल को मैं अपने कंधे पर लेके भाग नहीं सकता। अगर मैंने देर की तो अकूमा मुझे पकड़ लेगा, इसलिए अभी इनोसेंस दे दो। तभी घोस्ट के पास खड़ी लड़की घबरा कर बोलती है, रुको, हम कहीं छुप भी तो सकते हैं। कांडा उसकी तरफ देखता है, तुम कौन हो? घोस्ट जवाब देता है, ये एक बच्ची है, इंसानों ने इसे यहीं छोड़ दिया था मरने के लिए, लेकिन मैंने इसे देखा और इसे अपनाया। उसी पल फाइंडर की आवाज़ आती है, कांडा, मुझे एलन कहीं दिखाई नहीं दे रहा और अकूमा फिलहाल टीम कैंप को पकड़ा हुआ है। मैं एक बिल्डिंग में छुपा हूँ और दूर से उसका नज़र रखे हुए हूँ। मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि वो कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ अकूमा तेज़ी से आगे बढ़ता है। वो टीम कैंप को पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। उसे लगता है कि टीम मर चुका है और बिना रुके वो घोस्ट ऑफ मटेरिया को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र फाइंडर पर पड़ जाती है। इधर कांडा फाइंडर से बात करने में बिजी था और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर घोस्ट ऑफ मटेरिया और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। कांडा भी यही सोच रहा होता है कि अब आगे क्या किया जाए। तभी फाइंडर वहाँ पहुँच जाता है। कांडा, वो घबरा कर पूछता है, घोस्ट ऑफ मटेरिया कहाँ है? लेकिन यहाँ पे कांडा बताता है कि वो दोनों भाग चुके हैं और फिर यहाँ पे फाइंडर उसे टीम दे देता है। तब यहाँ पे कांडा टीम को बोलता है कि मुझे दिखाओ कि अकूमा कैसा दिखता है और उसकी क्या पावर है। और फिर यहाँ पे टीम उसको दिखाने लगता है अकूमा की पावर। और यहाँ पे ये लड़की घोस्ट और मटियर को अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए कहीं पे ले आती है। वो बताती है कि यहाँ पे ना तो हमें एग्जॉर्सिस्ट और ना ही अकूमा ढूंढ पाएंगे।
और यहाँ पे कैंडा अकुमा की पावर को देखने के बाद बोलता है कि अकुमा तुम्हारी पावर को कॉपी नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारे वेपन को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। यहाँ पे फाइंडर बोलता है कि फिर तो हमें एलन को ढूंढना चाहिए, लेकिन कैंडा इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि फिलहाल के लिए हमें घोस्ट और मटेरियल को ढूंढना चाहिए। ये दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं, इनके सामने एलन आ जाता है और यहाँ पे कैंडा को ऐसा लगता है कि ये एलन नहीं बल्कि अकुमा है, और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे रियल एलन आ जाता है और वो यहाँ पे रोक देता है कैंडा को उसकी जान लेने से। कैंडा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक अकुमा की जान बचा रहे हो। लेकिन यहाँ पे एलन बोलता है कि मैंने अपनी लेफ्ट आई से देखा है और मुझे नहीं लगता कि ये एक अकुमा है। और तभी यहाँ पे एलन को दिखाई देता है कि इसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा कट है। वो तुरंत ही उस कट के अंदर हाथ डालता है और बाद में उसके चेहरे का मास्क उखाड़ देता है। और यहाँ पे इनको पता चलता है कि ये तो असली फाइंडर है, और जो फाइंडर कैंडा के साथ था वो एक्चुअली में काकुमा है। वो तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देता है कैंडा के ऊपर, और फिर बाद में वो बताने लगता है कि तुम कितने आसानी से बेवकूफ़ बन गए हो। और फिर वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है एलन के ही हथियार का, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड का, और फिर यहाँ पे घायल कर देता है कैंडा को। लेकिन यहाँ पे कैंडा क्योंकि हिल नहीं रहा था, तो अकुमा को ऐसा लगता है कि उसने कैंडा की जान ले ली है। लेकिन फिर यहाँ पे कैंडा बताता है कि नहीं, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं किसी को ढूंढ ना लूँ। और फिर यहाँ पे अकुमा लगातार उसे पीटने लगता है। लेकिन तभी एलन पीछे से आकर के अकुमा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे अकुमा के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। तब यहाँ पे एलन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसको दूर फेंक देता है। और यहाँ पे फिर एलन को मौका मिल जाता है कि वो कैंडा और फाइंडर को इधर से लेकर के कहीं दूर चला जाए। और यहाँ पे फाइंडर एलन को बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे को यहीं पे उतार दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे को भी लेकर के अपने साथ जाएंगे तो अकुमा बहुत ही जल्द हम लोगों को ढूंढ लेगा और वो हम सबको ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एलन बोलता है कि चिंता मत करूँ, मैं सबकी जान बचा लूँगा। और यहाँ पे घोस्ट मटेर के साथ जो लड़की थी, वो यहाँ पे घोस्ट और मटेर को गुजौल नाम से बुला रही थी। वो बोल रही थी कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि तुम एक डॉल हो। और यहाँ पे गुजौल बताता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे गुजौल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो कुछ ही समय में मर सकता था। इसलिए यहाँ पे गुजौल बोलता है कि मुझे कुछ देर आराम करना है। और वो जब सोने की कोशिश कर रहा होता है, तब यहाँ पे लड़की उसके लिए गाना गाती है, और यहाँ पे गाने की आवाज़ एलन को भी सुनाई देती है। फिर यहाँ पे एलन सोच रहा होता है कि ये गाना आ कहाँ से रहा है। तभी वो देखता है कि ये तो अंडरग्राउंड रास्ते से आ रहा है, और वो फिर अंडरग्राउंड रास्ते में जाने लगता है। और फिर यहाँ पे ये रिवील किया जाता है कि एक्चुअली में यही लड़की है घोस्ट और मटेर, यानी कि यही वो डॉल है जिसको लोगों के द्वारा बनाया गया था, ताकि ये डॉल लगातार लोगों के लिए गाना गाते रहे और डांस करते रहे। और यहाँ पे ये जो सच्चाई होती है एलन को पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पे एलन को अपने सामने देखने के बाद ये लड़की लगातार एलन के ऊपर हमला कर देती है। फिर एलन बोलता है कि तुम हम पे हमला क्यों कर रही हो, हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। फिर यहाँ पे लड़की बताती है कि देखो, गुजौल कुछ ही समय में मरने वाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अलग कर दो उससे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब गुजौल मरे तब मैं उसके साथ हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि एक बार गुजौल मर जाएगा तब मैं अपने अंदर जो इनोसेंस है वो तुम्हें दे दूंगी। और फिर यहाँ पे ये लड़की पूरी कहानी बताती है। वो बोलती है कि जब यहाँ के लोग लगातार मर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें नीचे जा करके रहना चाहिए, यानी कि अंडरग्राउंड रास्तों में, और उन्होंने लगातार खोदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पे लगातार लोग किसी न किसी बीमारी से मरते रहे, लेकिन लोगों ने लगातार खोदना चालू रखा, और फिर लगातार खोदते हुए उन्हें इनोसेंस मिल गया, जिसको उन्होंने एक डॉल के अंदर डाल दिया। और अपनी दुख और तकलीफ भुलाने के लिए उन लोगों ने लगातार डॉल से गाना गवाया और लगातार उससे डांस करवाया। डॉल भी लगातार ये काम करता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब यहाँ के सारे लोग मर गए, और भले ही 700 सालों तक यहाँ पे कोई भी ना आया हो, लेकिन वो डॉल लगातार सबके लिए गाना गाता रहा और डांस करता रहा। और फिर यहाँ पे एक दिन एक छोटा सा बच्चा आता है और उस बच्चे के सामने डॉल आ जाती है। वो डॉल बच्चे से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकती हूँ। अब ये डॉल बताती है कि पहले भी यहाँ पे काफी सारे लोग एक दो बार आ चुके हैं, लेकिन उनमें से हर एक किसी ने डॉल का फायदा उठाने की कोशिश की है, और यही कारण था कि डॉल ने उन सबको मार दिया। इसलिए अगर यहाँ पे बच्चा बोल देता कि नहीं मेरे लिए मत गाओ, तो डॉल उस बच्चे को मार देती। लेकिन यहाँ पे बच्चा बोलता है कि ठीक है, तो मेरे लिए गा सकती हो। और तब से लेकर के अब तक वो डॉल लगातार उस बच्चे के साथ है, यानी कि मैं हूँ वो डॉल, और मैं गुजोल के अब तक साथ हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जब गुजोल मरे तब मैं उससे अलग हो जाऊँ। और यहाँ पे गुजोल बोलता है कि देखो, तुम मेरे साथ आखिरी तक रहना, और जब मैं मरने वाला होऊंगा तब मैं इनोसेंस तुम्हारे अंदर से निकाल लूंगा, ताकि हम दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। लेकिन यहाँ पे कैंडा बोलता है कि नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गुजोल के मरने का वेट करें, क्योंकि कभी भी अकुमा यहाँ पे आ सकता है और हम पे हमला कर सकता है, और ऊपर से हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है कि हम अकुमा को हरा पाएं। इसलिए एलन, तुरंत ही जाओ और उसका इनोसेंस ले लो। लेकिन यहाँ पे एलन ऐसा करने से मना कर देता है। फिर कैंडा उसके पास आता है और बताता है कि याद रहे, कभी भी किसी बैटलफील्ड में जज्बाती होकर के फैसले नहीं लिए जाते,
नहीं तो तुम हमेशा कोई गलत रास्ता ही चुनोगे और तुम अपने साथ सबको मरवा दोगे। इसलिए मैं खुद ही जा रहा हूँ इनोसेंस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे एलन बोलता है कि एक काम करो, तुम मुझे ही मार दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आखिरी समय एक साथ रहें। इन दोनों ने ही जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और इन दोनों की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी ये चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में ये लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि तुम उन्हें ये करने दो और तब तक हम दोनों मिल करके अकुमा से लड़ेंगे ताकि इन दोनों को कुछ समय मिल जाए। लेकिन फिर यहाँ पे कैंडा उसे पंच मारता और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, हमारा यहाँ पे काम ये है कि हमें इनोसेंस यहाँ से लेकर के जाना है और इसलिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एलन बोलता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, वैसे भी वो दोनों मर ही जाएंगे कुछ ही समय बाद और फिर इनोसेंस तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तभी वहां पे अकुला आ जाता है जो कि इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसे इनोसेंस मिल जाता है। अब उसे इनोसेंस तो मिल जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं गुजोल को जो कि अब मरने वाला था और वो आखिरी समय में अब डॉल के साथ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे एलन देख लेता है कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एलन इन दोनों को एक साथ देखना चाहता था आखिरी समय में, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर अचानक से उसकी पावर बढ़ जाती है और फिर वो अकुमा को बोलता है कि इनोसेंस मुझे वापस दे दो। अब यहाँ पे कैंडा उसकी पावर को देखने के बाद, यानी कि एलन की पावर को देखने के बाद ये बताता है कि देखो, एलन का टाइप है पैरासाइट। इसका मतलब ये है कि वो अपने हथियार को कभी भी चेंज कर सकता है और क्योंकि यहाँ पे एलन अभी गुस्से में है तो वो अपने इनोसेंस का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। और फिर यहाँ पे एलन चला जाता है हमला करने के लिए अकुमा के ऊपर और वो अपने वेपन को बदल देता है गन में और यहाँ पे फिर लगातार हमला करता है अकुमा के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अकुमा को कुछ भी होता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अकुमा ने एक सैंड का रूप ले लिया है और वो फिर हमला कर देता है पीछे से एलन के ऊपर और उसको अपनी बॉडी के अंदर कैद कर लेता है। और फिर यहाँ पे अकुमन लगातार अपने पेट के ऊपर हमला कर रहा होता है क्योंकि अकुमा को ऐसा लगता है